तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स कर रहे हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे उम्मीद है कि ये मिनट्स पढ़ने के बाद और ज्यादा इंसाइट मिला होगा आप सबको। इसमें शुरुआत में लिखा हो तो हमें पता लग जाता है क्या क्या एजेंडा आइटम्स है। और ये सारा एजेंडा आइटम्स यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मैं पहले से पढ़ के येलो कर देता हूँ, उसके बाद जो येलो है वो पढ़ते हैं। क्योंकि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है तो मैक्सिमम जो डिस्कशन चल रहा था वो या तो कोविड के दवाइयों में एग्जाम्पशन देना है या नहीं देना उसके ऊपर चल रहा था, या फिर कंपनसेशन के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रहा था। फिर ये एनएए, ये देखिए ये कस्टम्स का एग्जाम्पशन, एडहॉक एग्जाम्पशन ऑर्डर्स, ये जो ड्रग्स व्रग्स लेके आ रहे हैं वो सबका एग्जाम्पशन है। और आईजीएसटी सेटलमेंट, जीएसटीएन में कुछ इश्यूज आ गया उसका कंसिडरेशन। फिर इश्यूज रिकमेंडेड बाय द लॉ कमिटी कंसिडरेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो इसमें आते हैं। अब बताइएगा ऐसा आज भी है या नहीं है। Commissioner informed that the law committee has proposed the late fee for delay furnishing of 3B and 1 may be capped per return as below. For taxpayers having nil liability in 3B or nil outward supply in 1, the late fee may be capped at rupees 500, irrespective of the annual aggregate turnover. ऐसा है आज भी है। For other taxpayers, if aggregate turnover in the preceding year up to rupees 1.5 crore तो लेट फी है मैक्सिमम 2000 और अगर 1.5 और 5 के बीच में तो 5000 और 5 करोड़ से ऊपर है तो 10,000। ऐसा है ना जी? ठीक है। अब देखिए इन्होंने 9 और 9C तो खत्म कर दिया, ठीक बात है। एक डिस्कशन और चला कि अगर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तब सीए का सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो बताइए आना चाहिए ये इश्यू, फिर हम लोग पढ़ते हैं। आज के डेट में तो 9(9)C इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर सीए का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। एक इश्यू ये आया या एक सजेशन ये आया कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़ तो सीए का सर्टिफिकेट ले लीजिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज बताइए। तो जो जीएसटी काउंसिल ने कहा कि जरूरत नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी हैव सेक्शन 66, जहां पर अगर डिपार्टमेंट चाहे तो नीड बेसिस पे या रिस्क बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन का सीए या सीएमए से ऑडिट करवा सकता है। Honorable Minister from Haryana stated that reconciliation return duly certified by CA should be insisted from taxpayers having turnover above 50 crore. To this, the Commissioner submitted that there are ample powers in the Act for the Commissioner to get the accounts of a taxpayer audited by a chartered accountant under Section 66. The Honorable Minister stated that Section 66 was for special audit and was applicable only if there are valuation and ITC related issues. The Commissioner stated that the suggestion of Honorable Minister of Haryana would be examined separately. अच्छा बताइए, ई इनवॉइस गवर्नमेंट को एप्लीकेबल है क्या? नहीं है सब। हाँ जी, नहीं है। नहीं है तो चेक करें, मुझे तो याद नहीं है। नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। इनवर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एग्जाम कर रखा है। किताब है ना, एक बार निकालिए तो किस रूल में है? रूल बताइए। रूल 48 पेज 237।
237. Registered person other than a government department, local authority. अच्छा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को नहीं. आइए, considering that contribution of government departments and local authorities to value of B2B supplies as well as ITC flow was a minuscule percentage, that is 1.2% of the value of total B2B supplies and 0.59% of total ITC flow respectively, the proposal to grant exemption to government department and local authorities from requirement of issuance of e-invoice was submitted for consideration to the council. तो इसीलिए हटाया गया क्योंकि इनका आईटीसी जो पास ऑन कर रहे हैं वो सिर्फ 0.59% पास ऑन कर रहे हैं. The secretary stated that as private sector taxpayers with aggregate annual turnover above 50 crore as on date are required to generate e-invoices, it may not be proper to exempt the government department from requirement of issue of e-invoice. The Honorable Minister from West Bengal justified it by saying that government is a service entity and should not be equated on par with business entities. The Honorable Chairperson said that government should comply first before insisting on small taxpayers to comply. The Honorable Minister from West Bengal stated that government is not a profit-making entity and therefore one could justify such exemption from e-invoice for the government departments. मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ई-इनवॉइस एप्लीकेबल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कर देंगे या नहीं कर देंगे? और हो भी जाना चाहिए मेरे समझ से. वाई? मैंने आपको एक ई इनवॉइस का सिर्फ जीएसटी से रिलेशन नहीं है, आउटसाइड जीएसटी रिलेशन भी है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ई इनवॉइस इशू करती है तो जो आपका रिसिपिएंट का अकाउंटेंट को वो मैनुअली जो एंटर करता है वो एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ई इनवॉइस और पेपरलेस, पूरी इकोनॉमी पेपरलेस हो जाएगी अगर ये ई इनवॉइस हर एक डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल कर देता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट. और अभी तो 10 करोड़ है, 5 करोड़ तक लेके आएंगे, उसके नीचे को छोड़ देंगे. अच्छा, अभी जो स्कीम चल रही है वो कौन सी स्कीम चल रही है? क्यूआरएमपी, क्वार्टरली मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न. ये क्वार्टरली रिटर्न क्या जा रहा है? जीएसटीआर 1 और मंथली पेमेंट जीएसटीआर 3B. ये डिस्कस कर रहे हैं क्यूआर क्यूपी, क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट, यानी कि 1 और 3B दोनों क्वार्टरली जाए. कम से कम जो सिर्फ B2C सप्लाई कर रहे हैं, ओनली B2C सप्लाई, उनके लिए क्यूआर क्यूपी का स्कीम लाया जा सकता है क्योंकि इनको क्रेडिट तो पास ऑन करना नहीं है. दूसरी बात, कंपोजिशन लेवाई वाला बताइए क्या स्कीम चल रहा है कंपोजिशन लेवाई में? क्वार्टरली बेसिस पेमेंट है. सीएमपी 08 से क्वार्टरली बेसिस पेमेंट है जी. और जीएसटीआर 4 में एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं आप जी. 13 अप्रैल है डेट शायद, नहीं 18 अप्रैल है, 18th. ओके, 18th अप्रैल डेट. तो जो सिर्फ B2C सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इस तरह का स्कीम गवर्नमेंट ला सकती है जो कंपोजिशन लेवाई वाले. 1.5 करोड़ तक तो सर अब भी है ना क्वार्टरली पेमेंट टोटली रिटर्न्स का. ऐसा है क्या? यस, 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर के लिए ऑप्शन है आज भी. 3B क्वार्टरली 1.5 करोड़ 3B क्वार्टरली है जी. नहीं. यस, अब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3B तो क्वार्टरली किया लेकिन पेमेंट आज भी वो मंथली ले रहे हैं. यानी मंथली ले रहे हैं. वो कौन सा एक फॉर्म लेकर आया? पीएमटी, कौन सा फॉर्म से भरते हैं वो? नहीं, नॉर्मल चालान फाइल होता है सर उसका. नहीं, ऑप्शन है पीएमटी 06 से वो पेमेंट करते हैं क्या? हाँ. ओके, तो मंथली पेमेंट तो जा ही रहा है ना टैक्स का. Kerala stated that small traders contribute 20% of revenue in their state and therefore hence they would like to continue QRMP scheme. तो QRQP इसलिए नहीं लेके आ पाए क्योंकि स्टेट्स वाले मना कर रहे थे.
For financial year 21-22, a single revised form for annual return to be designed by merging 9 and 9C for facilitating the taxpayers and improving compliance. तो अभी तक तो हुआ नहीं, 21-22 के लिए सोचा था, 22-23 में शायद आ जाए। ये सब देखिए कोरोना का चल रहा है, कोविड कोविड कोविड। आइसक्रीम कंपोजिशन लेवल के बाहर है या अंदर है? बाहर। बाहर। है। अब देखिए मैंने आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जीएसटी जो लगता है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है। अगर मैं 10 रुपए की चीज खरीद के 12 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना है? 2 रुपए। और 18% जीएसटी है तो 2 रुपए का 18% कितना हो गया? 3.6, नहीं सॉरी 0.36। गवर्नमेंट को ये 36 पैसे मिलना चाहिए, करेक्ट है? अब गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, अब बताइए मुझे कि गवर्नमेंट को 36 पैसे चाहिए और इस इंडस्ट्री को कंपोजिशन में लेके आना है, तो गवर्नमेंट कंपोजिशन में लेके आने के लिए वो जो टैक्स मांगेगी वो 12 रुपए में मांगेगी। हेलो, तो 12 रुपए में कितना रेट ऑफ टैक्स लगाएं कि 0.36 मिल जाए? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? तो यही कैलकुलेशन से इन्होंने देखा कुछ इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन 50% का है। मान लीजिए 10 रुपए का सामान खरीदती है और 15 रुपए में बेचती है, तो 5 रुपए का वैल्यू एडिशन है, 18% करेंगे तो ये 1 रुपया 90 पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ठीक बात है? 0.9 0.9 90 पैसा मिलना चाहिए। तो इस पर कितना परसेंट टैक्स लगाए कि 90 पैसा मिल जाए? अगर 1% लगाते हैं तो 15 पैसा, 6%। 6%। 6% लगाना होगा। तो ये मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसके कारण से जिस इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन ज्यादा है और कंपोजिशन में जो टैक्स रेट है या तो 1% है या सॉरी हाँ या तो 1% है या 5% है, और सर्विस इंडस्ट्री के लिए 6% है। 6%। अब आप देखिए इसका मतलब जो गुड्स के लिए वो तो सिर्फ 1% है। अब आइसक्रीम में अगर 10 वैल्यू एडिशन 50-50% का हो रहा है और 1% इसमें लिया जाए तो गवर्नमेंट को नुकसान है या नहीं है? तो गवर्नमेंट ने ऐसी इंडस्ट्री को कंपोजिशन से बाहर कर दिया। या तो अब आइसक्रीम को कंपोजिशन में रखने के लिए रेट ऑफ टैक्स 6% लेके आए, या जिस जिस इंडस्ट्री को बाहर रखा उनके लिए अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लेके आए, तब तो कंपोजिशन में रह सकता था वो। In case of ice cream, approximate costing calculations show that for every ice cream manufactured of value of ₹100, 54 worth of milk and cream was used, which was exempt from GST, which was the primary input. A detailed analysis was done by Fitment Committee as placed in this agenda item shows that total tax paid on inputs worth ₹100 was for 4.17, which was less than 5% of the value of inputs. Hence, ice cream dealer was required to pay significant portion of his liability in cash. गवर्नमेंट यही कैलकुलेशन कर रही है कि आप जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं 10 से में 15, इसमें आपको कोई आईटीसी मिलता नहीं है। अब इसमें अगर 18% लग गया तो 90 पैसा मिल रहा है। 90 पैसा में क्योंकि कोई आईटीसी नहीं है तो ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट अमाउंट कैश में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो गवर्नमेंट इस कैश अमाउंट को जाने नहीं देना चाह रही है। अगर इसको पकड़ना है तो इस पे रेट ऑफ टैक्स हाई होना चाहिए। आगे करते हैं। वो रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे आइसक्रीम वाले, हाँ रेगुलर में ही रह पाएंगे और आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे। हाँ आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे अगर है तो। और कुछ है भी नहीं आईटीसी, कुछ है भी नहीं क्योंकि हाँ मैक्सिमम दूध ही एग्जेम्प्ट है। और जो रेस्टोरेंट वाले जो आइसक्रीम देते हैं उनको तो पूरा 5% देना ही होता है, वो तो उस पे ही है।
मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना सर, रेस्टोरेंट वाले, वो आइसक्रीम भी देते हैं और फूड भी देते सर हैं। रेस्टोरेंट के थ्रू जो सप्लाई हो रही है वो उस पे वो 5% है ना रेस्टोरेंट पे, हाँ कंपोजिशन बस, इसलिए। हाँ उसमें आइसक्रीम आइसक्रीम देते हैं तो भी चलता है। हम्म, ये तो नया इशू ही है ये। मान लीजिए रेस्टोरेंट वाला ओवर द काउंटर बेचता है पैक्ड आइसक्रीम, हम्म। हम्म, तब भी आप 5% लगाना चाह रहे हैं। हाँ तभी। हाँ जी। यस वो आइसक्रीम सब। में शायद सर बात पाँच रहती है परसेंट सर। सर 5% दिए तब भी सर। अच्छा, रेट ही पांच आइसक्रीम पार्लर, परसेंट आइसक्रीम पे। हाँ आइसक्रीम पार्लर जब उन्होंने ओपन किए थे कंपोजिशन में, हाँ, जो एक्सक्लूसिवली आइसक्रीम पार्लर्स थे उनपे भी 5% था, जिसे बाद में विड्रॉ कर लिया। नहीं आज के डेट में नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स आइसक्रीम पे हाँ कितना है? 18। 18 है ना। अब मैं ये पूछ रहा जी। हूँ कि अगर मैं किसी शॉप में जाता हूँ और आइसक्रीम लेता हूँ पैक्ड आइसक्रीम, तो 18 एक ही बात। लगेगा ना कि 5 सर लगेगा? 18, बट यदि वो रेस्टोरेंट के थ्रू सप्लाई होगी तो 5 एक ही एक लगेगा। मिनट, एक मिनट, 18 लगेगा। हम एक हम्म रेस्टोरेंट है, हम्म उसमें वो पैक्ड आइसक्रीम बेच रहा है, सर्व नहीं कर रहा है, पैक्ड हम्म। आइसक्रीम बेच रहा है, तो 18 या 5? वो तो सर कंपोजिशन में रजिस्टर है तो उसको 5% ज्यादा ले नहीं सकता। वो चार्ज ही नहीं कर सकता नहीं सर। सर 5% अच्छा, अच्छा, रेस्टोरेंट में। क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाला कंपोजिशन में है, हाँ वो 18 ले ही नहीं सकता, वो वो 18 पैक ले ही नहीं बेचे या सकता। अनपैक बेचे। सर चार्ज भी नहीं कर सकता और अपनी टोटल उस पे इंक्लूड हो जाएगा। और सर अदर काउंटर है, वो 18% पे यदि चार्ज करेगा तो आईटीसी भी तो लेगा। नहीं नहीं, देखिए वो रेस्टोरेंट वाला होता रुकिए है ना रुकिए तो जिनेश जी, बेसिकली जिनेश रजिस्टर्ड जी, एज ए कंपोजिशन। नहीं नहीं जिनेश जी, आप लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे हम्म एक बात बताइए, अगर रेस्टोरेंट वाला हम्म कंपोजिशन में है, हम्म। तो क्या वो रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेगा? तो क्या नहीं वो लगेगा। कंपोजिशन से बाहर नहीं नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं। बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा ना? सर हाँ मेरे केस में ना एक कंपनी हाँ। है, वो बैरिस्टा का कैफे चलाती है, और हम्म शायद उसी कंपनी पे ना कुछ सर्विस का बिल एक्स्ट्रा करती है, तो हम लोग रेगुलर में उसमें, और हम्म हम लोग मैनुअल 5% सिलेक्ट करते हैं जब फाइल करते हैं, तो R1 में कंपोजिशन में गए ही नहीं हम लोग तो। हम्म। अच्छा, रेस्टोरेंट में कंपोजिशन जाने की जरूरत रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में देखिए क्या होगा, अगर ओवर द काउंटर आप बेचने लगेंगे कोई पैक्ड सामान, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गोइंग इनटू कंपोजिशन। नहीं। यस। ठीक है? तो आप अगर ये कहेंगे कि रेस्टोरेंट वाला ओवर द काउंटर जब कंपोजिशन में आ गया, तो वो पैक्ड बेचेगा तो 5 ले ही नहीं नहीं सकता नहीं है, नहीं नहीं, वो वो नहीं बाहर लगता। हो जाएगा। या बिल्कुल, वो तो कंडीशन है मतलब। वो तो बाहर हो जाएगा। जैसे हाँ। गुड्स में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, हम्म तो मैं गुड्स की अगर ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं कंपोजिशन में रहूंगा, लेकिन मैं इसके साथ सर्विस भी करने लगूंगा, इनिशियल पीरियड का बता रहा हूँ, सर्विस भी प्रोवाइड करने लगूंगा, तो मुझे कंपोजिशन से बाहर कर दे रहे थे वो। हम्म। फिर उन्होंने अमेंडमेंट लेके अच्छा अच्छा सर्विस भी कर लीजिए, कुछ 10% ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर करके लेके आए या नहीं लेके आए? लाया ना, बराबर तो है। इसीलिए लेके आए। लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसा कोई कंडीशन लेके नहीं आए कि अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इतना परसेंट आप गुड्स भी कर सकते हैं। ये कंडीशन है ही नहीं इसमें। तो अब अगर रेस्टोरेंट वाला ओवर द काउंटर मतलब अगर बिकेगा तो नॉर्मल रेट लगेगा, लेकिन आप सर रेस्टोरेंट चला रहे हो, ओवर द काउंटर नहीं बेच रहे, सर्व कर रहे हैं, तो 5% आप ले सकते सर मेरा कहना है कि रेगुलर में रह सकते हैं कि नहीं हम लोग। हैं। रेगुलर में तो रह ही सकते हैं। तो सर वो 5% नहीं लगा सकते रेगुलर में? नहीं, नॉर्मल रेट लगाएगा। तो वो बोले 5% लगा रहे भी। हम लोग सर 5% ही लगाते हैं। किस पे? सर आइसक्रीम पे? नहीं, वो सब जो भी वहाँ सर्व होता है, कॉफी हो या कुछ भी फूड हो बैरिस्टा का। बरिस्ता में आइसक्रीम तो एक बात बिकता भी नहीं है। आइसक्रीम नहीं बिकता है उसका। हाँ, फूड तो उस पर कॉफी रेट ही 5% होगा फूड पे। फूड पे। सर वो और कोई कुछ एक आइटम कोई एक भी आइटम जिस पर 18% होगा तो 18 लगाएगा। ये पानी बेचते हैं वो लोग, मिनरल वाटर। तो 5% है उसमें रेट, या जीरो होगा नहीं पता। नहीं, आप अगर रेगुलर में हैं तो आपको देखना मिनरल पड़ेगा। वाटर पे 18 है सर। सर सर रेस्टोरेंट में स्पेशल कंडीशन ये है, सर रेस्टोरेंट के अंदर जो भी इनपुट लेते हैं, जो भी वो सर्व हाँ, करते हैं, एक वो मिनट, एक परचेज मिनट, पे इंक्लूड हो जाता है सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बरिस्ता, देखिए, एक तो हम लोग कंफ्यूज कर गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
रेस्टोरेंट वाले के पास दो ऑप्शन है, हम्म, या तो कंपोजिशन में जाए या रेगुलर में जाए। जी, कंपोजिशन में जाएगा, मुझे याद आ गया, कंपोजिशन में जाएगा तो 5%, यस सर, रेगुलर में रेगुलर भी में आएगा जाएगा तो तो रेगुलर दो में दो कंडीशंस कि अगर विद आप आईटीसी, 18 विदाउट आईटीसी। होटल के अंदर 18%। हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, होटल के अंदर हैं और वहां आपका, और होटल में भी दो कंडीशन, आपका रूम अप टू 7500 है, ये ब्लू एक्सीडिंग साइज 7500 है। जी अगर अप टू 7500 है तो आपको कंपलसरी 5% विदाउट आईटीसी, एक्सीडिंग 7500 है तो 18% है ना विथ जी आईटीसी, जी और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है जैसे बरिस्ता है तो 5% विदाउट आईटीसी। हम्म, ठीक है, अब आप जी रेगुलर में है लेकिन यहां पर है, आप बरिस्ता यस रेगुलर में है लेकिन यहां जी पर यस सर, यस सर। है ना, यस कंदी तो यही आपको जी हर एक सर्व पे कितना लगेगा? 5%। 5%। अब आते हैं यहां पर, अब मान लीजिए बरिस्ता है, वो हर एक फूड आइटम जो बेच रहा है, बेच भी नहीं रहा, सर्व कर रहा है, मैं याद रखिएगा सर्व कर रहा है, उस पर यस सर, रेट क्या सब लगेगा? 5%। लेकिन अगर वो पैक करके दे रहा है, पैक करके मतलब कुक फूड पैक। पैक नहीं, मान लीजिए बर्गर वो बनाता है, वो पैक करके दे रहा है, उसमें 5% है। हम्म लेकिन अगर मिनरल वाटर, हम्म आइसक्रीम जो पैक कंडीशन में बन के आया, वो कोई उसने कुकिंग नहीं की है उसकी, हाँ, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रेट है वो लगेगा। अच्छा है, ओके। देखिए रेस्टोरेंट का मतलब क्या है, कुकिंग प्लस सर्व, रेस्टोरेंट का मतलब तो यही होता है। लेकिन आप चिप्स बेचते हैं, नीदर नीदर यू कुक्ड नॉर यू सर्व्ड, तो जो नॉर्मल रेट है वो लगेगा। अच्छा, 18%, 18% लगे सकता है कोई आइटम सर पे? इस कंडीशन में मुझे तो तो फिर यही लगता आईटीसी भी है, ले लेगा सर वो। मिलना चाहिए उसको। नहीं सर ऐसा नहीं है, 5% एक्सक्लूसिवली है सर पूरा, अलग से वो नहीं ले सकता सर, 18% चार्ज भी नहीं कर सकता वो। अच्छा, इवन कुक्ड आइटम सेल करता है काउंटर से तो भी वो नहीं कर सकता। मतलब मैं चिप्स अगर बेचता है तो भी 5% लगाएगा? जी हम्म, जी कहाँ लिखा हुआ क्योंकि है? आईटीसी नहीं ले रहा है सर, आईटीसी नहीं ले रहा है। रेस्टोरेंट की कंडीशन में स्पेक्टर रेट में यही है सर। अच्छा, क्योंकि आईटीसी इसका नहीं ले रहा है, जी इसीलिए आप कह रहे हैं 5% लगा दो इस पे। यस सर। जी आईटीसी नो क्लेम नहीं करना। अच्छा, और मैं आईटीसी मतलब मेरे पास ऑप्शन है या नहीं इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं है सर, अच्छा, रेस्टोरेंट इसमें के केस ऑप्शन में। ही है। जी मतलब वो रेगुलर बोल सकते हैं लेकिन आईटीसी नहीं दे सकता, ऐसा है। तो कंपोजिशन ही हो गया एक प्रकार का। हम्म, ये कंपोजिशन ही हो गया वो। इसका कोई सर्कुलर भी आया था ना मुझे, जी इस पे कोई सर्कुलर आया था क्या? हम्म, रेस्टोरेंट्स के लिए अलग से आया था सर, मैं बता आया था वो अमूल पार्लर का वगैरह का, पार्लर का। हम्म, ये पार्लर वाला तो सर जुलाई में विड्रॉ किया है, जुलाई 22 में। उससे पहले तो ये कंफ्यूजन चल रहा था ना सर, आइसक्रीम पार्लर पे 5% ले रहे थे हम्म एज ए सर, और हम्म 18% आता था, तो केवल एक्सक्लूसिवली जो आइसक्रीम पार्लर्स थे उन पे ये हम्म। डिस्प्यूट्स आया था, तो फिर उन्होंने उसको 18% में कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया क्या क्या था 17। वो? नहीं, वो सर्कुलर मैं बता बताइए रहा मेरे को। सर्च करता हूँ। सर्कुलर नंबर है 164 2021। रुकिए, सीबीआईसी, डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना।
देखिए सर्कुलर नंबर 164/20/2021 किस डेट को आया है? ओके, 6th of 6 अक्टूबर 2021। सर्विसेज बाय क्लाउड किचन्स और सेंट्रल किचन्स, रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग दिस कि क्लाउड किचन्स या सेंट्रल किचन्स। क्लाउड किचन क्या होता है? जहाँ पे ईटिंग का अरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी का ऑप्शंस होते हैं। यस, तो क्लाउड किचन्स बेसिकली एक सेंट्रल किचन है जहां पर मान लीजिए आपके 4 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो इस रेस्टोरेंट में कहीं कोई खाना वाना नहीं बन रहा, यहां से यहां डिलीवरी होगा, फिर यहां से आप बैठने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कस्टमर को यहां से डिलीवरी हो जाएगा। और जिस तरह से आप फैक्ट्री हायर पे लेते हैं, क्लाउड किचन्स को भी आप हायर पे ले सकते हैं। अब इसमें देखिए कहानी क्या है, और रेस्टोरेंट सर्विस डिफाइन किया गया है। The explanatory notes to the classification of service state that restaurant service includes service provided by restaurants, cafe and similar eating facilities, including takeaway services, room services and door delivery of food. Therefore, it is clear that takeaway services and door delivery services for consumption of food are also considered as restaurant service, and accordingly service by an entity by way of cooking and supply of food, even if it is exclusively by way of takeaway or door delivery or through or from any restaurant, would be covered by restaurant service। ठीक बात। तो इसके ऊपर क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन पे कुकिंग हो रहा है, तो इसीलिए इस पे 5% जीएसटी है विदाउट आईटीसी। लेकिन अब आप देखिए जो मैं बोल रहा था वो एग्जैक्टली यही बात कह रहा है। सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर्स। Ice cream parlors sells already manufactured ice cream and they do not have a character of restaurant। क्यों? क्योंकि कुकिंग नहीं है और सर्विंग नहीं है। Ice cream parlors do not engage in the form of cooking at any stage, whereas restaurant service involves the aspect of cooking, preparing during the course of providing service। The supply of ice cream parlors stands on a different footing than restaurant service। Their activity entails supply of ice cream as goods, as manufactured item and not as a service, even if certain ingredients of service are present। Accordingly, as recommended by the council, it is clarified that where ice cream parlor sells already manufactured ice cream and do not cook, prepare ice cream for consumption like a restaurant, it is a supply of ice cream as goods and not as service, even if the supply has certain ingredients of service। Accordingly, rate will be 80%। अब रेस्टोरेंट में अगर ओवर द काउंटर सेल होता है आइसक्रीम का, तो आप बताइए संजय जी। 5% ही रहेगा बस। 5% ही रहेगा सर। 5% ही। मतलब ये 18 नहीं रहेगा? नहीं सर, ये एक्सक्लूसिवली आइसक्रीम पार्लर्स के लिए लाए गए हैं सर। मतलब एक रेस्टोरेंट आइसक्रीम को सर्व कर रहा है, मतलब कप में निकाल के संडे उंडे बना रहा है, तब तो मैं समझ गया 5%। लेकिन वो पैक्ड अगर बेच रहा है तो उस पर भी आप कह रहे हैं 5% रहेगा जी। ओके, तो ये सर्कुलर क्या कह रहा है फिर कि स्टैंड अलोन सिर्फ आइसक्रीम पार्लर है तब तो सर 18%। तो एक रेस्टोरेंट है जहां पर एक रेस्टोरेंट भी चला रहा हूं मैं, आइसक्रीम पार्लर भी चला रहा हूं डिफरेंट प्रीमाइसिस में या सेम प्रीमाइसिस में अलग से कॉर्नर में, तो भी आप कह रहे हैं 5% रहेगा? नहीं सर, वो यदि अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसी पे अलग केबिन है अलग है उससे, तो उसमें तो फिर 18 ही रहेगा सर। मुझे नहीं लगता वहां पर कोई और कह रहे हैं वो activity ठीक है, होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, और किसी का कोई व्यू? जिनेश जी। तो मेरे हिसाब से अगर एक ही प्रेमाइस पे जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट का लेंगे, वो रेस्टोरेंट का लेके उस पे प्लानिंग करके तो फिर वो सेल करेंगे, जीएसटी टैक्स पे करेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी कम है टैक्स रेट। अच्छा नहीं जिनेश जी, सर जैसे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग केबिन है, अलग चीज है, डिफरेंट रूट है उसका, वो एज ए आइसक्रीम पार्लर ही डिजाइन किया गया है, रेस्टोरेंट से उसकी कोई एंट्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है। राजेश जी क्या कह रहे हैं आप? राजेश जी सर इसमें तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई अपने को देखनी पड़ेगी ना,
नहीं, कंपोजिट सप्लाई का तो केस ही नहीं है, ये तो नॉर्मल केस है रेस्टोरेंट वाला जो 5% में आ रहा है। नहीं, आइसक्रीम अगर आईटीसी ये पार्ट है कंपोजिट सप्लाई का, देखिए आप लोग है ना, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, मे बी आप आइसक्रीम सेटिस्फाइड। पार्लर वर्ड लिखा हुआ है साहब, ये सेपरेट एंटिटी है बिल्कुल। आइसक्रीम पार्लर नहीं कह सकते आप रेस्टोरेंट अच्छा, सर्विस। लॉ कैसे चलेगा पहले ये समझ लेते हैं, जीएसटी का कानून कैसे चलेगा, कि मैंने किस तरह से अपना रेस्टोरेंट डिजाइन किया वो उस तरह से चलेगा, या मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ उसके बेसिस पे चलेगा। सर जैसे स्ट्रक्चर होगा वैसे चलेगा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे? हाँ जी, जैसे अगर क्या मेरा बात कर रहे हैं, अरे बाप कौन से बेसिस पे? नहीं सर, सप्लाई के मैं- बेसिस पे चलेगा। सप्लाई के बेसिस पे चलेगा ना, मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ या सर्विसेज कर रहा सर्विस कर रहा हूँ। नहीं, हाँ मतलब मेरा मतलब था कि मतलब हूँ? कैसे एक उसमें मिनट निशान, एक मिनट। तो मैंने उस प्रीमाइसेस को कैसे डिजाइन किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, व्हाट आई एम सप्लाइंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ अब इन्होंने ऊपर वाले में रेस्टोरेंट डिफाइन किया, रेस्टोरेंट का मतलब होता है कुकिंग प्लस सर्विंग, करेक्ट है? जी तो मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया जिसमें जैसे हल्दीराम है, जहां पर मैं कुकिंग प्लस सर्विंग दोनों कर रहा हूं, मैं पैक्ड फूड बेच रहा हूं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, हाँ जी मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क्स है, और उसी में आइसक्रीम भी है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट के प्रीमाइसेस के अंदर कर रहा हूं, इसीलिए इस पे 5 लगना चाहिए। आई डोंट एग्री। नहीं, कमोडिटी के हिसाब से लगेगा सर। सर हल्दीराम या आउटलेट में अलग अलग लगता है सर, वो बिल में। अलग अलग लगाता है ना, यस जी सर। जी। तब हरीलाल हमारे यहाँ देता है वो, तो वो अलग सामान के लिए अलग लगाता है, और हाँ, 5 लगाता है। तब रेगुलर में रजिस्ट्रेशन है उसका, बहुत बड़ी ब्रांड है यहाँ। अरे हाँ, और आप कह रहे हैं कि नहीं सर आइसक्रीम पार्लर उसके अंदर हो, उसके अंदर हो, ये इस तरह से लॉ तो चलेगा नहीं। ओके। सर, इसमें आपको और एक जोड़ दूं मैं। हाँ हाँ, बोलिए ना। अगर इसमें जोमेटो आता है तो कैसा रहेगा रेस्टोरेंट को? ये तो जोमेटो तो खैर एग्रीगेटर हो गया, जोमेटो देगा टैक्स। तो सर इसमें एग्जम्प्ट हो जाएंगे ना हम लोग। एग्जाम हो जाएंगे मतलब? नहीं 5% जाता है ई-कॉमर्स के रेस्टोरेंट, थ्रू 5% जाता है। 5% जाता है, 5% जाता है। एग्जाम क्यों हो जाएंगे उन्मेष? एग्जाम नहीं है, 5% एकदम लगाते हैं वो। 5% एक मिनट, अनिमेश रेस्टोरेंट को बोलने लगाएगा। दीजिए, कोई सोच के ही बोल रहा होगा। अनिमेश, नहीं एग्जाम सर, क्यों हो जाता? अभी एक नया 3B में अमेंडमेंट लाया था कॉलम 3.1 के 2 में, अगर आप कोई सर्विस ई कॉमर्स के थ्रू देते हैं तो उसकी लायबिलिटी ई कॉमर्स पे आ गई है। हम लोग तो यस देते ही यस, नहीं, हम हाँ तो हाँ, फाउंडेशन का रेस्टोरेंट, देते हाँ, हैं करेक्ट जीएसटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ नया हाँ, आया है उस सर। सेंस में, यस यस, तो उस वो तो सेंस में वो तो एग्जाम्प्ट है। 9(5) में कवर्ड हो जाएगी ना सर्विसेज वो हाँ, सब। हाँ हाँ, उस सेंस वो में तो एग्जाम्प्ट है, तो वो ठीक है ई ठीक है। कॉमर्स जी के लिए ऑपरेटर के थ्रू हो गया, इसलिए आ यस गया। यस यस जी यस, बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। और कुछ? अच्छा, आई होप कि एवरीवन इज सेटिस्फाइड जो मैं बोल रहा था। बिल्कुल बराबर सर। जी सर, जी सर। संजय जी? सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, यदि ये ई कॉमर्स का ऑपरेटर डायरेक्टली कोई आइसक्रीम सर्व करा रहा है सर, उस कंडीशन में रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? क्योंकि आइसक्रीम पे ये डायरेक्टली 18% है और ई कॉमर्स के थ्रू जाएगा, तो ई कॉमर्स पे तो यहाँ अच्छा, केवल रेस्टोरेंट एक बात बताइए संजय जी, अमेजन कोई गुड्स सप्लाई करता है तो क्या वो सर्विस मान लिया जाता है? वो तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स प्लस नहीं सर्विस, उसको सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मैं ही माना जाएगा। सर मेरा मैं क्वेश्चन दूसरा है। मेरा सर ये क्वेश्चन है, यदि कोई आइसक्रीम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से है और वो सप्लाई करता है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, तो उसमें तो चार्ज डीलर ही करेगा सर, वहाँ जोमेटो को नहीं करना सर। जोमेटो केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज पे है देखिए संजय 5%। जी, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से बताऊं, समझते हैं एक बात। आपने तो कौन सा है, मतलब मैथमेटिक्स में a प्लस बी इक्वल टू, नहीं, हाँ, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देयरफॉर a इक्वल टू सी, वो वाली बात कर दी आपने। नहीं देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैं लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर हूँ,
अब मैं डायरेक्ट बेच रहा हूं तो क्या सर्विस हो जाती है ये? नहीं मैं आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डायरेक्ट बेच रहा हूं तो क्या सर्विस हो जाएगी? रहेगा तो गुड्स ही ना। नहीं जी। तो मैं वो सर्विस किसी एंगल से नहीं बनेगा। चलिए, तो आप लोग अगर कोई क्लाइंट है और आप उसको रेस्टोरेंट में आइसक्रीम बेच के 5% करवा रहे हैं तो उसको ठीक करवा दीजिएगा। बाद में दिक्कत आएगा। मतलब सर वो सर्विस जब अनपैक करके देता है तो 5%, पैक कंडीशन में सर्व, देता है हाँ सर्व कर दे, निकाल ले तो और वही सर्व करे तो 5%। तो 5%, तो कोई 5%। दिक्कत नहीं है। एकदम क्लियर है मैसेज। हाँ हाँ हाँ। यस यस। अब आइए ईएनए में। ईएनए हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म? इथाइल नेचर्ड अल्कोहल। हाँ लिखा हुआ फुल फॉर्म, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। और इस पे रेट ऑफ टैक्स पे डिस्कशन हो रहा है, पहले भी इस पे डिस्कशन हुआ है ना। देखिए, हाउ लर्नेड अटॉर्नी, सो द इशू वेदर द टैक्सिंग एंट्री इन द स्टेट कवर्स ईएनए, मतलब स्टेट इस पे जीएसटी लगाएगा या नहीं लगाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्टेट अल्कोहल पे जीएसटी कब लगा, सॉरी एक्साइज या वैट कब लगा सकता है स्टेट? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, क्या मतलब होता है अल्कोहलिक लिकर? तो ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन इसका मतलब पीने लायक, ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन के लायक, पीने लायक। जो आज जी। अब देखिए, मान लीजिए इस किसी भी अल्कोहल में जो अल्कोहल का कंटेंट होता है वो 7.5% से लेकर रेंज क्या होती है उसकी? 40% तक अप्रोक्सीमेट। अच्छा मान लीजिए 40%, मान लीजिए मैं 80% किसी में अल्कोहल है, तो क्या वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या नहीं? नहीं हो सकता। नहीं। डाइल्यूट होके हो सकता है, हाँ डाइल्यूट होके तो हो ही सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जहां पर 80% अल्कोहलिक कंटेंट है, दिस इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लो हाँ ठीक है, या फिर डाइल्यूट करके कंजम्पशन हो सकता है। अब ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब क्या है? रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हाँ या फिर उसमें और कुछ प्रोसेस करने के बाद रेडी होगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो इन्होंने, आप देखिए डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बोला सर ऐसा है कि ईएनए एट दिस स्टेज इट इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट नॉट रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट एक प्रोसेस और हो जाएगा तो इट विल बी रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो जब तक इट इज नॉट रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तब तक जीएसटी लग जाएगा। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तब स्टेट एक्साइज लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब एक बात बताइए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को किस तरह से इंटरप्रेट करे? स्टेट कह रहा है भैया रेडी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ना तो स्टेट लगेगा, स्टेट एक्साइज लगेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं। और जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन क्या हो रहा है कि सिंस इट इज नॉट रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन देयरफॉर जीएसटी लगना चाहिए। तो ईएनए के सेल पे, ईएनए के सप्लाई पे अब आप बताइए क्या लगेगा? जीएसटी। आप बताइए, ईएनए जिसपे अल्कोहलिक कंटेंट बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जीएसटी लगेगा। प्रोसेस होने के बाद तो जीएसटी में ही आएगा सर, वो जीएसटी जीएसटी में लगेगा। आना चाहिए। तो इसी पे डिस्कशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेट अस सी क्या होता है। Our learned Attorney General clearly opined that ENA is an input for the manufacture of alcoholic beverages for human consumption. It is an industrial item and therefore it would be covered under GST. It was also highlighted in his opinion that the Bihar recording चल रही है ना? हाँ, Bihar distillery judgment has been overruled by other larger bench of Supreme Court.
Essentially, the opinion of learned Attorney General was based on these judgments of Supreme Court in case of Deccan Sugar and Akbari Limited. The Supreme Court category held that state can levy excise duty only on potable liquor fit for human consumption, ready for human consumption. And as rectified spirit does not fall under that category, the state legislature cannot impose any excise duty on rectified spirit or ENA. Further submitted that there has been lack of clarity as a result of which divergent practices are now being followed by the manufacturers or suppliers, and this was leading to a situation where some distillers are paying GST on it and some are paying VAT on it, whereas others are paying state excise duty. अभी confusion चल रहा है market में. Denatured was where some sort of chemical was added in various form so that it was not fit for human consumption and only fit for chemical use. तो उसमें कुछ ऐसा chemical सिर्फ वो chemical use के लिए ही बनेगा. Undenatured is the ENA, which is used for human consumption. Here now, with regard to the jurisdiction and power to tax between GST and states, two issues have been taken. One was the 3-bench judgment of Supreme Court, where it says that state can levy excise duty only on potable liquor fit for human consumption. One was fit for human consumption and one was alcoholic liquor for human consumption. Therefore, looking at the entries of 7th schedule list 2 entry 51 clearly says that alcoholic liquor for human consumption, whereas entry number 25 of GST says either alcohol or other spirit denatured of any strength. Denatured का मतलब उसमें ऐसा chemical बना दिए मिला नहीं denatured का मतलब denatured was some sort of हाँ तो ऐसा chemical बना मिला दिया जाए कि वो fit for human consumption रहेगा ही नहीं, कभी नहीं होगा. So here clearly in the GSTs entry number 25 it says that power to tax lies on the ethyl alcohol and other spirits denatured of any strength. Therefore, there was very clear difference between fit for human consumption and alcoholic liquor for human consumption, where sometimes they actually look at by error or otherwise the important word fit has actually been left over and the criteria और मैंने fit की जगह ready word use किया, and the criteria used for jurisdiction over the taxation authority was actually either in the constitution or in the GST list. It was basically uses, so ready or not ready. फिर इसके बाद the learned Attorney General has opined that the word fit make the entire difference. Therefore, the state of Andhra Pradesh puts before the honorable members of council to completely let only the states to have the authority for taxation on alcoholic liquor for human consumption. He further submitted that state was not a party in the Supreme Court. अच्छा ये ऐसा भी होता मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए न्यूज थी. मुझे एक बात बताइए आप, जो ये लोग कह रहे हैं डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट में ए वर्सेस बी हुआ और ए वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नहीं ए वर्सेस बी हुआ. अब ए वर्सेस बी ना ए वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ और रेट ऑफ टैक्स डिसाइड हुआ 18%. तो ये जो जजमेंट आया क्या वो सिर्फ ए के ऊपर एप्लीकेबल है या एंटायर कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है? इंटायर कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल है जी. ऑफ द लैंड सर. हाँ जी, लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है ठीक है. अच्छा ए वर्सेस बी हुआ, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, वो भी है, और उसमें प्रिंसिपल्स डिटरमाइंड हो गए तो एप्लीकेबल हो गया पूरा लाइन में. कुछ लॉ को इंटरप्रेट कर दिया गया कि ये लॉ का मतलब ये है, ये लॉ का मतलब यस होगा, नो नहीं होगा, तो ये एंटायर कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. यस 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 यस. भले सी डी ई एफ बाकी लोग इसमें पार्टी ना नहीं हो तो भी. जैसे एक लेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि फादर की संपत्ति में उसका भी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यस, तो एवरी डॉटर्स गेट द राइट, इनहेरिटेड राइट इन द फादर्स प्रॉपर्टी. यस सर. वेदर दे आर पार्टी और नॉट. जी सर. यस यस. तो कोर्ट ऐसा, मतलब स्टेट ऐसा क्यों कह रहा नहीं समझ. ही फर्दर सबमिटेड दैट ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उस पर जीएसटी लगेगा, स्टेट एक्साइज नहीं लगेगा, because it was not ready for consumption. He further submitted the state was not a party in the Supreme Court decision.
one case can't be adopted in other case, and in this case the decision was passed ex parte. Most states are not party to the decision, so it was not binding. And as Andhra Pradesh said that an entry number 25, that is denatured spirit, जिसमें chemical मिला दिया जा रहा है, they don't have any objection. Denatured spirit is under GST, and ENA is only material for making alcohol. He stated that ENA is a raw material for making alcohol, but no second product can be made from ENA. As one can make any product from denatured spirit, so Odisha does not have any objection if GST was imposed on denatured spirit. The states have power to impose tax on alcohol and petroleum only. He submitted before the council that status quo be maintained and issue can be discussed further. ये जो उन्होंने लिखा है कि क्योंकि एक्स पार्टी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कितना सही है मुझे नहीं पता, I have a doubt. चलिए, बेसिकली स्टेट अपना रेवेन्यू छोड़ना नहीं चाह रही है. He stated that it has been the opinion of Rajasthan in the past that if the production of potable liquor from ENA was for sale, excise and VAT should be levied, and if the production was for industrial use, then GST can be applied on it, and on that the industry will get the benefit of ITC. तब तक कंप्लीट हो गया, बाकी तो ये रेवेन्यू के बारे में बात हो रहा है. यस, कंप्लीटेड. मुबारक हो, 43rd भी कंप्लीट कर लिया हमने. अच्छा डिस्कशन हुआ रेस्टोरेंट में. हाँ नहीं बोलो. अगर कोई कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन ले लेगा रेस्टोरेंट वाले तो ई कॉमर्स से बिजनेस ही नहीं कर सकेंगे. नहीं तो रेस्टोरेंट वालों को तो हमने एडवाइस किया हुआ है कि कंपोजिशन में जाए ही नहीं जाना ही नहीं, रेगुलर ही जाना पड़ता है. हाँ, रेगुलर ही जाइए. जोमेटो में रजिस्टर नहीं हो सकते हो. हाँ, सर रेस्टोरेंट वाला ले ही नहीं सकता सर कंपोजिशन. ले ही नहीं सकता मतलब कंपोजिशन ले तो सकता ही है, क्योंकि नहीं सर, स्पेशल कैटेगरी उसके लिए दी गई है सर 5% की. हाँ तो क्यों नहीं ले सकता है? वो 1 और 2% में सर रेस्टोरेंट सर्विस ले ही नहीं सकता. मैन्युफैक्चरिंग और नहीं 1 और 2% में नहीं ले सकता, 5% में तो ले सकता है. हाँ 5 में ही लेगा सर वो स्पेशली कैटेगरी रेस्टोरेंट के लिए. ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है. वही विदाउट आईटीसी और कंपोजिशन 5% है ही वो. हाँ इसीलिए और सर जोमेटो में इसीलिए उसको लेकर आए 95 में स्पेशली कैटेगराइज किया गया है. नहीं ये कारण 95 के अंदर लाए ना सर. 95 के लेके आए हैं, लेकिन कारण आप गलत बता रहे हैं. ई कॉमर्स के थ्रू के लिए तो लाए ना सर. हाँ लेके आए हैं, लेकिन कारण कुछ और था. अच्छा, एक रिप्लाई डिस्कस करते हैं आपके साथ. भूमि अधिकारी से कुछ जानकारी मिल रहे थे. यस. तो देखिए क्या है कि भूमि अधिकारी से जानकारी ले रहे हैं ये ऑफिसर से. तो ये क्या कर रहे हैं, भूमि जानकारी जो बिहार का हर एक का लैंड रिकॉर्ड जिसमें होता है उसमें, और रेरा से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं. और ये सारा अब DRC 01 इशू कर दिया कि आपने यहाँ पर जो सेल आ रहा है, मान लीजिए 5 फ्लैट का आ रहा है, आपने 3B में या 1 में 2 ही फ्लैट का सेल दिखलाया, बाकी 3 फ्लैट का सेल नहीं दिखलाया. जो मेरी अनिमेश से बात हुई, बोला एक इतना बड़ा प्लॉट है, इसका मान लीजिए ये 100 डिसमिल का प्लॉट है, तो उसमें रेरा में और उसमें जो रजिस्टर्ड होगा वो मान लीजिए किसी इसका नाम होगा 141 डिवाइडेड जो क्या इसको क्या कहते हैं 141 को खाता और प्लॉट नंबर 2020 समझ लीजिए. और इसमें फिर इस पूरे इस 100 डिसमिल में बहुत सारे डेवलपर होंगे, करेक्ट है? यस सर. वो ढूंढता है इसको, इसका सेल इसमें डाल दिया, इसका सेल इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, और सबका सेल एक दूसरे में डालता जाएगा. अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि किसका सेल किस में डाला हुआ. तो वो पार्टी को एक नोटिस इशू कर दिया, बोला कि ये आपका सेल है, अब आप समझते रहिए, अब उसको जस्टिफाई करते रहिए सारे इंफॉर्मेशन लेके. तो हमने अब जवाब दिखाता हूँ. इन जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टर्नओवर एटसेट्रा कम्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी, but in our case the learned officer has himself gathered information of various transactions of different taxpayers from Bhumi and RERA websites. इसको हम लोग ठीक करेंगे अभी. Such transaction may or may not be related to us, and also if related may not be subjected to GST since the provisions of levy may not be attracted. ये इसलिए लिखा क्योंकि अनिमेश तुमने बताया था एग्रीमेंट ऑफ सेल भी उसमें रजिस्टर्ड हो जाता ताकि लोग. यस सर. ठीक.
फॉर एग्जाम्पल वेयर एग्रीमेंट टू सेल, इसको हम एक्सपैंड करेंगे. Typically, information regarding under-reporting of turnover or similar issue is provided by a higher authority. However, in this particular case, the adjudicating officer has independently sourced information regarding various transactions involving multiple taxpayers from Bhumi and RERA websites. It is important to note that such transactions may or may not be related to our operations, and even if they are related, they may not necessarily be subjected to GST, since the provisions of GST law for levy may or may not be attacked. तो हमने लैंग्वेज अलग-अलग करके लिखने की कोशिश की है. As per established principles, an investigating authority is obligated to verify the information gathered from various sources and present proper evidence to the taxpayer. Subsequently, the adjudicating authority can assess the taxes based on the presented evidence. However, in this case, the adjudicating authority has assumed the role of an investigating authority and is seeking verification of information from us. This is in contravention of provisions of Section 155, where the burden of proof falls on the department to prove the existence of under-reporting of turnover. The GST law has prescribed certain conditions and limitations for the proper officer to exercise their powers judiciously, and any exercise of such powers beyond the prescribed limits would be construed as an abuse of power. Consequently, any demand raised on such ground is susceptible to be set aside. The learned officer has done little to examine the veracity of information gathered from external websites. The learned officer has mechanically, without applying their mind, issued notices which are patently ultra-vires to the provisions of GST law. DRC 01 under Section 73 can be issued only if it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid. Several judicial decisions have interpreted the phrase "it appears" in the context of the provision to mean that proper officer must have applied their mind to the matter and must have sufficient evidence to establish that the tax has not been paid or has been short paid. The learned officer's approach is contrary to the law in as much as, in the very first instance, he sought to place the burden upon the assessee to prove that there is under-reporting of turnover. During the personal hearing, we respectfully submitted that the transaction records available on RERA and Bihar portal alone cannot establish under-reporting of turnover without a proper understanding of the objective, purpose, and presentation of such transactions. Information on these external websites. We again reiterate that learned officer's opinion has to be based upon some objective material on the record and cross-verified from other sources and not from taxpayer as to constitute tangible material. The foundation of the where it appears to the proper officer in this case lacks validity and is beyond the scheme and scope of Section 73-74 of GST law. The conclusions are made on surmises and conjectures which are not permissible under the law and not backed by any material on record. Despite our repeated attempts to provide satisfactory explanations for the discrepancies identified by the learned officers, they have continued to rely heavily on information from external websites instead of considering the invoices and documents provided by us, leaving us concerned about the proper officer's level of satisfaction. Based on our invoices and audited accounts and records available in GST portal, we have duly reported all transactions and their taxable values in our GSTR1 return and have fully paid the corresponding taxes as per the provisions of GST law in our GSTR3B return. However, including the transaction of another developer in our aggregate turnover is not in line with the provisions of GST law. In the scenario presented, it is the case that a large plot of land is owned by multiple developers, with each owning smaller section of the land. The land has been developed with flats constructed and intended for sale. The Bihar Land Record website displays information related to the entire plot of land, despite individual developers owning separate sections. The investigating officer has attributed all sale and purchase transactions of the land to us, despite the fact that the recorded seller's name on the website is not ours. This allegation appears to lack a factual basis and may be disputed. We have received a notice from the department regarding an alleged under-reporting or turnover in our GSTR1 return. The department obtained information which we contend was collected through a phishing exercise. Under the provisions of the GST law, officers are not authorized to collect information from external websites. In case of under-reporting or turnover, the officer may only compare 1 and 3B returns. If the officer does seek to gather information from external sources, they bear the responsibility of providing sufficient evidence to support their findings. The burden of proof rests on the officer to demonstrate that there has been under-reporting of turnover. However, in this case, the officer is requesting that we provide evidence to support their claim.
We have explained to the learned officer for the financial year 17-18 relating to this khata. There are multiple developers and total 13 transactions reflected in Bihar website. Out of the total 13 transactions, only 2 relates to us. But the learned officer, out of presumption and assumption, disagrees with us. Then there is a false allegation that we might have sold their flat in some other name. We have provided an explanation to the investigating officer that with regard to this is अच्छा ये तो रिपीट हो गया. द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम, ये भी हो गया. द डिमांड कम शोकॉज नोटिस को मुझे ठीक करना होगा. अनिमेश, यस सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर. तो इतना लाइन पढ़ेंगे ना तो हाँ. सोचने लगेंगे कि कहाँ कैसे अब जवाब बनाए इसका. उसको देखो, उसको है ना, जो तुम समझा रहा है उसको समझ में आने लगेगा. अभी तो बोल रहा है नहीं हम नहीं समझेंगे. जब ये सब पढ़ेगा, पावर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है उनका. हाँ, तो कि हम सुप्रीम कोर्ट है वो. हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट समझता है. तो ये ठीक है, ठीक है. अब इसको बनाएंगे, अब तो इसको ठीक करेंगे. अब इसमें ना लॉ, जीएसटी लॉ के 155, 73, 74 ये सब डाल देंगे. कोई केस लॉ कोर्ट नहीं करने वाले हम लोग. ठीक है. केस लॉ कोर्ट करते हैं हम लोग अपील में. अधिकारी सबके साथ केस लॉ कोर्ट करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि झारखंड का कोई इस लोग मिलेगा नहीं हमें, और वो उसके बिना मानेगा नहीं. तो इसको ऐसे ही करेंगे. अच्छा सर, एक ये भी है, हाई कोर्ट में कोई ऑर्डर हो गया किसी स्टेट में तो अदर स्टेट बाइंड नहीं होते उसमें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है. कैसा लग रहा है ये जवाब? आप लोग को बताइए तो ओपिनियन. बहुत अच्छा है सर ये. नहीं ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर. चलिए, थैंक यू सर. बक्सेटी बोल रहा हूँ सर. हाँ, बक्सेटी. मेरे केस में भी है ना, वो 4th पॉइंट है ना, उसमें भी ऐसा कुछ जो 3-4 पॉइंट है ना, 16(4) के लिए. हाँ, वो भी जरा बना के देंगे आप. अच्छा, मुझे याद आया, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने ऐसा नोटिस का जवाब बनाया है. आपके पास किताब है जीएसटी में? है क्या? उसमें है एक ऐसा जवाब. हाँ. अब देखिएगा, उसमें मिलना चाहिए. मैं आपको अभी देख के बताऊंगा. मेरे पास महाराष्ट्र का या आंध्रा का ऐसा नोटिस आया था. यस, 14 नंबर पे, इंटीमेशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ एक्सेस आईटीसी वेयर जीएसटी 1 इज फाइल्ड लेट. ओके, इसमें देखिएगा. है क्या उसमें? हाँ है. ओके, ठीक. मैं बताना भूल गया था. ओके सर. अच्छा, अब हम लोग वो करते हैं. और बाकी ये सब जो जवाब है, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें अपलोड कर रहे हैं. तो उसमें मेंबरशिप रखेंगे, वहां पर ये जवाब आप लोग वहां से ले सकते हैं. अब ये जो हम लोग जो लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ये वाले, मुझे लगता है बक्सेटी जी और किसने ज्वाइन कर लिया? बक्सेटी जी और मनीष गुप्ता जी ने. और किसने? अमित सर. अमित ठाकुर ने भी ज्वाइन अमित सर ने लिया है. मैं भी ज्वाइन किया. नहीं क्या आपने? राजीव जी ने भी ज्वाइन किया है आपने? हाँ. अच्छा, मेरे पास रिकॉर्ड. आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया था क्या? या हाँ सर, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था. फिर भी कर सकते हो. मैं एक बार दोबारा कीजिएगा तो. ओके सर. और जब हमने शुरू किया था तो हमने शायद 3999 रखा था ना प्राइस, और फिर हमने उस वक्त सिर्फ आईजीएसटी लाइव कर रहे थे, फिर हमने रिफंड भी जोड़ दिया था, तो हमने 4999 कर दिया था इसका. जी, है ना? हाँ. ओके. तो सब्सक्रिप्शन भी लिया है मैंने सर. हाँ, सब्सक्रिप्शन भी आपने लिया हुआ है. ठीक है, उसको तो करेंगे कुछ हम लोग उसको. जी. अरे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? सर मैं हूँ सर. आई एम आल्सो इंटरेस्टेड. मैं प्रीतम सर, मैं भी है इंटरेस्टेड. ठीक है. मैं सबको अपील करता हूँ, सब लोग आ जाए सर. ठीक है. मैं दोस्तों में बात कर रहा हूँ सर. तो एक बार आपका जो भी प्राइस है वो फाइनल होने के बाद उसको उनको. अच्छा, आप मैं ये सोच रहा था क्या प्राइस रखा जाए, आप बताइए. सर ड्यूरेशन कितना होगा सर? ड्यूरेशन का ऐसा है ना अजीत जी, आप शायद हम लोग जब जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स पढ़ना शुरू किए थे तो ड्यूरेशन किसी ने पूछा था, वो सर कितना 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं.
क्योंकि हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं देन वी डोंट थिंक अबाउट द टाइम। सर एकदम डीप में जाते हैं। हाँ, फिर हम लोग आप जो डाउट बोलेंगे फिर हम लोग उसको, जैसे आज आइसक्रीम पार्लर का ही हुआ था, हमने डिस्कस किया। तो वैसे मैं आपको बता दूं, आईजीएसटी का जो हमने इससे पहले रिकॉर्डिंग किया था वो 15 घंटे का था और रिफंड का 10 घंटे का था। ठीक है, तो बेस में बता रहा हूं, रिफंड कितना था 10 आवर्स, आईजीएसटी 15 घंटे का, टोटल 25 घंटे। लेकिन अब मान के चलिए 25 घंटे में खत्म नहीं होने वाला किसी भी हालत में, ये कम से कम 40 से 50 घंटे जाएगा। बराबर है। इससे कम में होगा नहीं, इससे ज्यादा भले हो जाएगा। दिन का 1.5 घंटा भी रखेंगे। और दूसरी बात, इसमें खास बात यह है कि व्हेन यू आर सपोज यू आर पेइंग एन एक्स अमाउंट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटायर जीएसटी का हम लोग की दे देंगे आपको। मैं आपको दिखलाता हूं। मैं समझा नहीं सर। मैं भी बता रहा हूं, ये जैसे ये वाला कोर्स है ना, इसमें ये पूरा मतलब जो हम लोग आपको सीरियल की देंगे वो इसी का देंगे, जिसमें ये वॉल्यूम 1 का भी एंटायर कोर्स होगा, वॉल्यूम 2 भी पूरा होगा, नोटिसेस का भी पूरा होगा, और रिफंड और आईजीएसटी ये तो पुराना है, इसमें हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे। समझे आप? और वो ठीक है की सर, समझ। और वो की कितने घंटे का होगा? की ऑब्वियसली कम घंटे का होगा। 100 घंटे का की हमने शायद लिखा हुआ है। पहले जो लिया था वो की सर 1 साल का है ना? नहीं नहीं, वैलिडिटी तो 1 साल की होगी। अच्छा, हाँ, इसमें तो लिखा उसमें नहीं कितना है घंटा था सर? वो 1 साल का जो घंटा कितना था उसमें? नहीं, वो तो आप आवर्स तो बाय करते हैं ना। ऐसा है क्या? आपने जो एकदम पहले की बात कर रहे हैं क्या? हाँ उसमें आवर्स नहीं है, उसमें 1 ईयर अनलिमिटेड आवर्स है। हाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग 100 आवर्स की दे देंगे जो वर्थ 3500 है। सर एक और क्लास स्टार्ट की थी ना आपने, वो भी शुरू ही नहीं हुई, शाम वाली जो लाइव क्लासेस थी। शाम में कोई क्लासेस स्टार्ट कहाँ की थी? नहीं, नोटिसेस के चक्कर नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक बार सेमिनार किसी का ले लिया तो ले लिया। नहीं, वो मेंबरशिप का शायद बात कर रहे हैं, वो जो नहीं सुबह नहीं, में आपने कन्वर्ट कर दिया। मेंबरशिप का तो यही सुबह ही होगा। अच्छा, क्या करूंगा मैं, एक बार चेक कर लूंगा, जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ होगा उनके लिए हम लोग प्राइस में डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, और जिन्होंने कुछ नहीं लिया हुआ होगा, और मेंबरशिप के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबरशिप में जैसे अनिमेश, जितने लोग भी मेंबरशिप लेते हैं उनके नोटिसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं मेंबरशिप में हूँ सर। हाँ ठीक है, मैं है ना क्या करूंगा, इंडिविजुअली मैं बता दूंगा आपको क्या होगा। बंद कर दो। ठीक है, तो आई विल सर लेट यू नो। मैंने आपको भेजा, सर व्हाट्सएप कर दिया मैंने ठीक है, मैं पेमेंट्स। देख लूंगा। सर ये क्लासेस कब से चालू होगी सर? अब आप कमलेश जी, आपने कहा है तो इसको हम लोग 10 मार्च के आसपास शुरू कर देंगे। इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ना सर, अगर यही रिकॉर्डिंग देंगे ना आपको, वही तो कह रहा हूँ मैं, जो 100 घंटे दूंगा उसमें रिकॉर्डिंग होगा ना, वो जो गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। सर इसका लिंक भेज दीजिएगा सर। हाँ भेज दूंगा, वो कम्युनिटी में ही सारा डिटेल भेज दूंगा। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ टोकन अमाउंट का डिस्काउंट देंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके। और किसी का कोई क्वेरी है तो, डाउट है तो पूछिए, फिर आगे करें। मेरा एक नोटिस आया, उसका रिप्लाई बनने के बाद सोचो आपसे शेयर करूंगा। भेजिएगा ना? नहीं आया था। भेजिएगा। ठीक है।